बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले आपको खुशखबरी देते हैं, अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं आज के वीलॉग का। NA 81 NA 81 वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक जीती हुई सीट वापस छीनी है। जी हाँ, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलाल एजाज 8,000 वोटों की लीड से जीते थे। फिर क्या हुआ, इस सीट को दोबारा से छीनने की कोशिश की गई। ये मामला फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का नहीं है, क्योंकि यहाँ से 45 पर भी बिलाल एजाज जीते थे, 47 पर भी बिलाल एजाज जीते थे, और फिर बिलाल एजाज का असम्बली कार्ड भी बन गया था। फिर बिलाल एजाज ने कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पर MNA के तौर पर जाकर असम्बली में हल्फ भी ले लिया था। हल्फ लेने के बाद बिलाल एजाज ने जो कौमी असम्बली के इजलास हुए उनमें भी शिरकत की, वहाँ पर वोट भी डाला। इस तमाम काम के बाद अचानक फैसला हुआ कि अब ये सीट बिलाल एजाज से वापस छीननी है। ये काम करने के लिए दोबारा रुजू किया गया इलेक्शन कमीशन से, और उन्होंने दोबारा गिनती करवाई इस हल्के की, और दोबारा गिनती में बिलाल एजाज के तकरीबन 10,000 वोट जो उसके थे उनको मुस्तरद करार दे दिया, डबल मोहरें लगा ली होंगी या कुछ किया होगा, और जिससे अजहर कयूम नारा जो बिलाल एजाज के मुखालिफ नून लीगी उम्मीदवार थे, जो हार चुके हुए हैं 8,000 वोटों से बिलाल एजाज से, उन्हें जितवाया इस तरह से गया कि बिलाल एजाज के 10,000 वोटों को मुस्तरद करार दे दिया गया। बहरहाल बिलाल एजाज जो हैं वो कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ से आज फैसला आया है, और बेहतरीन फैसला आया है। नोटिफिकेशन तो अजहर कयूम नारा की जीत का जारी कर दिया था, बिलाल एजाज का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया, और अजहर कयूम नारा का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया कि अब वो वहाँ से मेंबर नेशनल असम्बली हैं। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया गया है, और अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, और देखते हैं कि आगे मामलात किस तरफ को चलते हैं। लेकिन ये एक बड़ी जीत है, ये पहली बड़ी मेजर, मैं यही कहूँगा। अभी सलमान अकरम राजा साहब और बहुत सारे और हल्के रहते हैं, लेकिन ये पहली मेजर एक अचीवमेंट आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। लग ये रहा है कि जजेस ने खौफ के पुत तोड़ना शुरू कर दिए हैं, और जजेस जो हैं वो खासे इंडिपेंडेंटली अब फैसले करना शुरू हुए हैं। एक दो और फैसले भी आए हैं, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे अभी कि किस तरीके से अगर आप उन फैसलों को देखें तो आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। बहरहाल अगली खबर भी अदालती मामलात से रिलेटेड ही आपके सामने रखूंगा, और वो रखूंगा इस पेशावर हाई कोर्ट से, जहां पर जस्टिस इब्राहिम खान ने एक ख़त लिख दिया है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, और एक नई हजीमत खड़ी कर दी है उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए। उन्होंने अपने ख़त में लिखा है कि वो 2nd नंबर पर सीनियर मोस्ट हैं। इस टाइम शायद जस्टिस आमिर फ़ारूक सीनियर मोस्ट हैं, और 2nd सीनियर मोस्ट जो हैं वो जस्टिस इब्राहिम खान हैं। उन्होंने ये ख़त लिखा है कि उनकी एलिवेशन होनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्हें एलिवेट किया जाना था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना था। उन्होंने लिखा कि क्योंकि मेरे आपसे ज़ाती मरासम नहीं है, मेरे पास आपके लिए ज़ाती नेटवर्किंग नहीं है, मैं आप तक ज़ाती तौर पर नहीं पहुंच सकता, और लगता है कि आप तो एलिवेट लोगों को ज़ाती पसंद नापसंद पर ही करते हैं। मेरे पास वो नेटवर्क नहीं था, इसलिए मेरे ज़माने में सुप्रीम कोर्ट की 3 सीटें खाली थीं और मैं सीनियरिटी में आता था, लेकिन आपने इंतज़ार किया, और आपने सिर्फ बलूचिस्तान जो आपके अपने सूबे के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, या वहाँ से सीनियर तरीन जज थे जस्टिस अफ़गान साहब, उनको आपने जज बनाया, लेकिन आपने मुझे एलिवेट नहीं किया, हालांकि मेरा हक बनता था, और मेरे साथ आपने ज़्यादती की, और मैं बहुत ही हैवी हार्ट के साथ आपको ये ख़त लिख रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि इस ख़त के बाद भी किसी किस्म का कोई जस्टिस इब्राहिम को किसी किस्म का कोई इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो अब रिटायर होने जा रहे हैं अगले हफ्ते में गालिबन, तो इसके बाद वो एलिवेट तो हो नहीं सकेंगे। लेकिन अच्छा किया उन्होंने जाते जाते काजी साहब की जो ये मुनाफकत थी उसको एक्सपोज किया है कि उन्होंने असल में जजेस के साथ भी क्या किया। आपको थोड़ा सा इस वाक़े की डिटेल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अरसा दराज से 3 सीटें खाली हैं, लेकिन काजी साहब हैं कि वो नाम नहीं ले रहे लोगों को एलिवेट करने का, क्योंकि जो जजेस हैं वो उनको पसंद नहीं है। किस तरीके से, जो सबसे सीनियर मोस्ट हैं वो जस्टिस आमिर हैं, और जो आमिर फ़ारूक हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अगर उनको हटा देते हैं तो पीछे जो 7 जजेस हैं,
6 का आपने ख़त देख लिया हुआ है और 7वें मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं, तो वो तो उस तरीके से कंपनी बहादुर के कंट्रोल में नहीं होंगे, चौधरी निज़ामुद्दीन उनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए जस्टिस आमिर फ़ारूक हालांकि पसंद होंगे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाना भी चाहेंगे, बल्कि उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट का कंपनी बहादुर जो है वो चीफ जस्टिस बनाना चाहती होगी, लेकिन अगर उनको वहाँ से हटा लेंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खाली हो जाएगी, मीन पीछे से कोई और आ जाएगा, और आ जाएगा तो वो इस तरीके से फैसले नहीं देगा। तो इसलिए जस्टिस आमिर फ़ारूक को अब वहाँ से हटाना नहीं है, इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट में ऊपर एलिवेट नहीं किया गया। और दूसरे सीनियर मोस्ट जो है वो जस्टिस इब्राहिम खान है, वो पेशावर हाई कोर्ट के, वो पसंद नहीं है ना ही चौधरी निज़ामुद्दीन को ना काजी फ़ाइज़ ईसा को, क्योंकि वो लाइन टो नहीं करते, कानून और इंसाफ के ऊपर फैसले देते हैं, उनको बनाना नहीं है, इसलिए इन सीटों को खाली रखा गया। तीसरे जस्टिस अमीर भट्टी थे जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो भी पसंद नहीं थे, उनको भी चौधरी निज़ामुद्दीन नहीं लाना चाहता था ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसलिए उनको भी ड्रॉप करना था, इसलिए इन तीनों सीटों को खाली ही रखा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 50,000 से ज़्यादा केसेस इल्तवा का शिकार हैं, गरीब बेकस लाचार लोग अपने केसेस के फैसले होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद पूरी नहीं है। लेकिन माजी में यही जनाब जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, ये जस्टिस बंदयाल के ज़माने में सीनियरिटी और खाली सीटों का बहुत शोर करते थे। आपको ये याद रहे कि सितंबर 2022 में, जी हाँ, सितंबर 2022 में यही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, इन्होंने उस वक्त के जस्टिस बंदयाल को एक ख़त लिखा और जिसमें इन्होंने कहा कि जस्टिस मज़हर आलम की रिटायरमेंट को 77 दिन हो गए हैं, और जस्टिस सज्जाद अली शाह, जी हाँ, ये वही सज्जाद अली शाह है जिनके बेटे को भी अगवा किया गया था, पिछले दिनों हमने जिक्र किया था, इनसे भी बेटा अगवा करके ऐसे ही फैसले करवाए गए थे। तो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब की रिटायरमेंट को 46 दिन हो गए हैं, 46 और 70, उन्होंने कहा कि 77 डेज़ एक को हो गए हैं और 46 डेज़ एक को हो गए, अभी तक ये दोनों सीटें खाली हैं, आप इन पर जजेस क्यों नहीं लगाते? मज़ीद 3 सीटें भी खाली हैं, अदालत 30% कम कैपेसिटी पर काम कर रही है, ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का उस वक्त ख़त था। अब क्या सिचुएशन है, अब आपको बता देते हैं कि जस्टिस नकवी 10 जनवरी से आपको पता है छोड़ चुके हैं, और 11 जनवरी से जस्टिस एजाजुल एहसन छोड़ चुके हैं, और ये 85 दिन से सीटें खाली हैं। इसके अलावा भी एक आध सीट खाली सिचुएशन के अंदर है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो लोगों को जजेस एलिवेट नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक को हटाना नहीं है, जस्टिस इब्राहिम को लगाना नहीं है, भट्टी साहब इंतज़ार करते हुए चले गए, और एक सीट के ऊपर अफ़गान साहब को एलिवेट कर लिया गया था। वो वजह ये थी कि अपने सूबे से थे, उनके बारे में शायद पसंदीदगी हो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन और फेवरेटिज़म इसको कहा जा सकता है, 2 भारी लफ्ज़ हैं, और जस्टिस इब्राहिम ने वाज़े तौर पर जाते जाते काजी साहब को एक्सपोज किया है। तो ये ख़बर हमने सोचा कि आपके सामने ज़रूर रखी जाए। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि नून लीग अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दफ़ा में आ गई है। जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि नून लीग अब पूरी दुनिया को बता रही है कि आपने जजेस का एहतराम करना होता है, ये कोई और नहीं बता रहा, ये वही जो हमारी बाजी मरियम जो है, कभी आप, वैसे बाजी मरियम के लिए एक मशवरा है, अब वो चीफ मिनिस्टर भी बन गई हैं, कि जब वो गुस्से में बोलती है ना तो उनकी आवाज़ बहुत भद्दी लगती है, बहुत वो आवाज़ जो है ना वो किसी सूरत भी एक लीडर की नहीं लगती, वो किसी सूरत भी ऐसा नहीं लगता कि उसमें किसी किस्म की कोई जाज़बियत हो, कि वो सुनने वाला जो है उस पर कोई इफ़ेक्ट हो, वो बहुत ही भद्दी होती है उनकी आवाज़, माजरत के साथ। तो उनके लिए मशवरा है कि ज़रूरी नहीं होता कि गला फाड़ के बोलना है, इफ़ेक्टिव तरीके से आपने स्पीच करनी होती है। तो कोई बाजी मरियम को बताए कि जो वो गला फाड़ कर बोला करती थी वो बहुत बुरी लगती थी, तब ये हो सकता है अब कोई बताए और उनको समझ आ जाए, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन बहरहाल आपको सुनवाते हैं कि माजी में ये नून लीग जो है ये क्या कहती रही है इन्हीं जजेस के बारे में। अल्फाज सुनिएगा, अंदाज सुनिएगा, तर्ज़े मुखातब सुनिएगा, और नीचे से लेके ऊपर तक वो जो मशरूम्स हैं ना, इनकी खुम्बियाँ हैं जो हमारी बाजी मरियम औरंगज़ेब जैसी, उनकी भी आवाज़ें सुने। मीन आप ये वो जो छोटे छोटे मेंढक होते हैं ना, उनकी आवाज़ें भी सुने तो आपको नज़र आएगा कि अदलिया को तो इन्होंने कोई वॉचमैन समझा हुआ था अपने गेट का, उससे भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जिस तरीके से ये जजेस के साथ बात कर रहे थे। आप ज़रा सुनिए और फिर अंदाज़ा कीजिए कि अब इन लोगों की मुनाफिकत का क्या आलम है। सुनिए। मजाक उड़ाया जा रहा है। ममता बंदयाल शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आप
आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो। छोटे छोटे लोग आते हैं, वो समझते हैं कि वो फैसले सुना रहे हैं। पाकिस्तान की अदलिया ने कार्डिनल सिन कमिट किए हुए, इनको भी तो बताएं कि इनकी क्या औकात है। जुडिशरी कैन कीप पोकिंग पोकिंग पोकिंग। कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें, तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी। नवाज शरीफ को तायात नाहल किया था, उन किरदारों को भी चौकों में लटकाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाए। अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा और मैं पेशन गोई करूंगी, आप करें फैसला इसके खिलाफ। किसी का घर नहीं बचे, किसी की फैमिली नहीं बचे। ये उन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी, किसी का घर नहीं बचेगा, और लगता है ऐसे ही है कि आपने सुन लिया। मेरा ख्याल मुझे तज्जिया करने की जरूरत नहीं है, कम से कम कोई और बोल सकता है इस मामले पे, इनके पास हक नहीं है। अच्छा जी, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने SIFC बनाई थी। SIFC से हमें पता चला था कि फ़ौजी क़यादत और सिविलियन क़यादत मिलकर बैठेगी और मुल्क के अंदर फंडिंग लाएगी। हमें इलेक्शन से पहले चंद महीने पहले बताया था कि $25 अरब तो ऐसे आए। UAE और सऊदी अरब तैयार बैठा है डॉलर बैगों में डाल के, वो $25 अरब कोई नहीं आए, बल्कि हम IMF से पैसे मांगते फिर रहे हैं, वो भी $1.5 अरब, $1 अरब, $25 अरब का कहीं नामो निशान नहीं है। बहरहाल इस SIFC से आना तो कुछ नहीं है, लेकिन इस SIFC ने एक मेहरबानी की है कौम पर, कौम के बच्चों पर, गरीब के बच्चों पर, कौम की इज्तमाई सोच पर। वो ये मेहरबानी की है कि जो हायर एजुकेशन का बजट है, यूनिवर्सिटीज़ का बजट है, वो 24 अरब रुपए की कमी उसमें कर दी है। जी हाँ, 24 अरब रुपए की कमी की है। 24 अरब रुपए कम दिए जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ को, और आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की नस्लों आने, पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है। कई दफ़ा आपको फौरी तौर पर उसके रिजल्ट्स नज़र नहीं आते, क्योंकि वहाँ तालीम, तहकीक, रिसर्च, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ओवरऑल नेशनल ग्रूमिंग हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है। आपका जो पावर इंजन है, जो आपकी इकॉनमी को चलाना है, जो आपके पास तगड़ा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपने करनी होती है, उसमें यूनिवर्सिटी सबसे अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन अब 24 अरब रुपए उसमें से कम किए गए हैं। दूसरी तरफ, ये मैंने यूनिवर्सिटीज़ की खबर दी है, पंजाब की खबर कल ही मैंने दी थी, सिर्फ रिपीट कर दूं आपको ओवरऑल सिचुएशन के। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने तो ऊपर 24 अरब कम करवाएं अपने वज़ीर ख़जाना से, क्योंकि औरंगज़ेब साहब शहबाज शरीफ के वज़ीर ख़जाना नहीं है, वो चौधरी निज़ामुद्दीन के वज़ीर ख़जाना है। जो कहा जाता है वहाँ से वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको प्यार से औरी कहा जाता है औरंगज़ेब साहब को। तो जो औरी हैं वो जो उनको कहा जाता है वो वही कर रहे हैं। 24 अरब तो यूनिवर्सिटी से ले लिए। नीचे पंजाब में सूरत हाल ये है कि आपको पता है पंजाब में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ बच्चों को फ्री किताबें दी जाती हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के ज़ुम्मे 14 अरब रुपए का बिल था जो उन्होंने अपने वेंडर्स को, किताबें छापने वालों को देना था, उसमें से सिर्फ 4 अरब दिया गया, 10 अरब रुपया नहीं दिया गया। और अब मरियम बाजी ने कहा है कि कोई पैसे नहीं है, भागो इधर से, बच्चों को किताबें मिले ना मिले, मुझे हेलीकॉप्टर लेना है। जी हाँ, आपकी चीफ मिनिस्टर 2,73,00,000 रुपए के मर्सिडीज़ को जो टायर पड़े थे, आपको उससे मसला था, अब उन्होंने अगला काम किया, वो 3 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर ले रही हैं। हालांकि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसके पास उनके चचा ने हेलीकॉप्टर लिया है, और आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि मैंने उस हेलीकॉप्टर में बहुत सफ़र किया हुआ है। मैं पंजाब में जब काम करता था, वो मिलिट्री ग्रेड का हेलीकॉप्टर है, मीन वो रशियन हेलीकॉप्टर है, मिलिट्री ग्रेड हेलीकॉप्टर। मेरा ख्याल जितने भी हेलीकॉप्टर इस टाइम चीफ मिनिस्टर्स के पास हैं, शायद सबसे मॉडर्न और सबसे तगड़ा हेलीकॉप्टर है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के पास। इनके चचा ने लिया था, मुझे समझ नहीं, उन्होंने कोई वॉर शॉर पे जाना था, क्या करना था, उसके अंदर कोई 14, 15, 16 लोग आ जाते हैं। बहुत ही वो हैवी किस्म का हेलीकॉप्टर है। बाजी को अब 3 अरब रुपए से एक और हेलीकॉप्टर चाहिए, हालांकि नया हेलीकॉप्टर था ये। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो इनके अब्बा की है। एक तरफ ये मुल्क को लुटी जा रहे हैं, बेटी 3-3 अरब के हेलीकॉप्टर ख़रीद रही है, बेटी जो है वो 2,73,00,000 के टायर डलवा रही, ऊपर भाई ने लुट मचाई हुई है। मॉडल टाउन वाला घर जो है उसके ऊपर करोड़ों रुपए सरकार से लग रहे हैं, जाती उमरा बना दिया कैंप ऑफिस। नवाज शरीफ साहब बेटी के साथ बैठ के काबीना की मीटिंग्स चेयर करते हैं, और उसके खिलाफ अब हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन भी हो गई है एक, बाय द वे। लेकिन नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं, दिल पर बोझ है। आज उनकी एक वीडियो सामने आई है जहां पर राणा महमूद अल हसन, जिन्होंने नून लीग को छोड़ दिया था और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे,
उनको वोट दे रहे हैं नवाज शरीफ और राना महमूदुल हसन को कह रहे हैं कि मैं मजबूरी में आपको वोट दे रहा हूं, मैंने देना नहीं था, मेरे दिल पर बहुत बोझ है। नवाज शरीफ साहब, ये दिल पर बोझ नहीं है, ये ओजरी पे बोझ है भाईजान। ओजर इसे पंजाबी में कहते हैं, रोटी शोटी घट खाया करो, बोझ घट होएगा। ये दिल पर बोझ नहीं है। दिल पर बोझ हो तो आप ये सारे काम करें जो मैंने गिनवाए हैं। आप हमें बताते मैं इस पर भी नाराज़ हूँ, मैं इस पर भी नाराज़ हूँ, केस ख़त्म करवाने में नाराज़ नहीं है, माल पानी बनाने में आप नाराज़ नहीं हैं, मुल्क की तबाही करने में आप नाराज़ नहीं हैं, गरीब के लिए गंदम का रेट नहीं आप निकालते ठीक, और निकाला है तो आप गंदम खरीद नहीं रहे। आप तो गरीब को, किसान को आपने लटा दिया है और आप अब बता रहे हैं मैं बड़ा, तो क्यों आप इतने प्रेशर में हैं? अगर आपका वोट देने को दिल नहीं करता तो ना देना। आपने कीमत वसूल की है, जब आप कीमत वसूल करते हैं तो फिर इस तरह के नखरे नहीं करते आप। अगलों ने पे किया आपको, मीन चौधरी निज़ामुद्दीन ने आपके केसेस माफ़ किए हैं। आपके एक छोटे भाई को जैसे कोई साइकिलों की दुकान पे ना रखे, उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है लाकर, और बेटी को जिन्होंने ज़िंदगी में कभी 1 घंटा कहीं पर ना अच्छी तालीम हासिल की ना काम किया, उसे चीफ मिनिस्टर बनाया। अभी भी आपके दिल पर बोझ है, अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर अगर अभी भी आपके दिल के ऊपर बोझ है तो। अच्छा जी, अगली खबर, अपोजिशन ग्रैंड अलायंस ईद के बाद जलसों का ऐलान कर रही है अपोजिशन, और इसके लिए एक मरबूत लाहे अमल बना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके साथ दूसरी अपोजिशन पार्टियां मिल रही हैं। महमूद खान अचकज़ई भी हैं और जमातें भी इसके अंदर शामिल हैं, और ये एक बेहतरीन मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी है, लाए अमल है। ईद के फ़ौरन बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद हसनात मलिक, जो बहुत ही पसंदीदा रिपोर्टर थे और ख़ुद भी वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बहुत पसंद करते थे, प्रमोट करते थे, उन्होंने बताया है कि मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। नून लीग और काजी साहब एक ही पेज पर हैं, और उन्होंने कहा है कि अब एग्जेक्टिव तो पहले ही हमें रोकना चाहता था, अब चीफ जस्टिस भी मिल गए हैं, तो लग रहा है कि ईद के बाद मीडिया के ऊपर, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर नया क्रैकडाउन जो है वो किया जाएगा। अच्छा जी, आगे कुछ और खबरें हैं, एक दो आपको देता हूं, बाकी हम अगली ले जाएंगे, सुबह के व्लॉग के अंदर लेके जाएंगे। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो शीरी मज़ारी साहबा को एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से खारिज करने का हुक्म दिया गया है। ये इनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से तकरीबन 1 साल से डाला हुआ है, इनको मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। बार बार अदालत आ रही थी, बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। हालांकि उनका फंडामेंटल राइट है कि वो कहीं जाना चाहें तो उनको वो मौका मिले। आज जो जस्टिस समन साहबा हैं, उन्होंने ये केस की समाअत की है, समन रिफत, उन्होंने इस केस की समाअत की है, और जस्टिस साहबा ने उनका नाम निकाला है। अच्छा काम किया, लेकिन साथ साथ हमारी कोर्ट्स ये काम नहीं करती, साथ साथ ये भी करें कि इंसाफ करें, कि पूछेंगे ये क्यों डाला था इतनी देर, और जिसने डाला था उसको सज़ा भी दें। 1 साल एक बंदे को बुनियादी हक से महरूम रखा, साल के बाद हक मिल गया, और उस पर भी लोग तनकीद कर रहे हैं कि अदालत ने नाम क्यों निकाल दिया। भाई 1 साल तक उनका हक सल्ब किया गया, कौन उसका हिसाब देगा? तो उसका भी हिसाब होना चाहिए था। ये भी बहुत ही बुरा काम किया गया है। अच्छा जी, अगली खबर आपको दें कि नून लीग ने किसान दुश्मनी अपनी जारी रखी है, और पंजाब में गंदम खरीदारी का जो टारगेट है वो दिया ही नहीं, मतलब कि गंदम खरीदारी कर ही नहीं रही नून लीग। पहले गंदम का रेट 3900 निकाला, और अब गंदम खरीद के राज़ी नहीं है नून लीग, और जब गंदम नहीं खरीदेगी किसान से तो मार्केट एक दफ़ा क्रैश करेगी, और उससे जो आड़तिया होगा, जो मिडलमैन होगा, वो क्या करेगा? वो किसान से सस्ते दामों गंदम खरीदना शुरू करेगा, मार्केट प्राइस क्रैश कर जाएगी। बाद में गंदम की प्राइस जो है वो चंद महीने के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन किसान को बहुत कम पैसा मिलेगा। तो पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो गाँव के अंदर अपना ये काम करती है, उनकी तबाही निकल जाएगी, और वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। पहले ही इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे पास अदाद शुमार आ रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। इसके साथ ही जी मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि और बहुत सारी खबरें थी, लेकिन वक्त कम है, तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में और ख़बरें आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।